वो रात मैं कभी नहीं भूल सकता। उस रात मैं मेरे घर के खाट पर सो रहा था कि बीच रात कौवों की आवाज से मेरी नींद टूट गई। ये अजीब बात थी क्योंकि रात कभी कौवे आवाज नहीं करते। मुझे लगा कोई जानवर वगैरह आया होगा। मैंने दरवाजा खोल कर देखा तो मेरी बहन रश्मि घर के आंगन में बैठी हुई थी। वो इतनी रात को वहां क्या कर रही थी पता नहीं। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। घड़ी में देखा तो रात के 2 बज रहे थे। मैंने दरवाजे से ही दीदी को आवाज दी, लेकिन उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा तक नहीं। तो मैंने दोबारा उसे जोर से आवाज दी, रश्मि, इतनी रात को बाहर क्या कर रही हो? और फिर उसने पलटकर पीछे देखा तो उसके हाथ में मरा हुआ एक कौवा था और वो उसके मांस को अपने दांतों से नोचकर खा रही थी, किसी जानवर की तरह। वो देख मेरा शरीर ही ठंडा पड़ गया। उसे फिर से आवाज देने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। दोस्तों, मेरा नाम विनय कुमार है और ये घटना मुझे मेरे पिताजी ने सुनाई थी। कहानी कितनी सच है पता नहीं, पर जब मैं छोटा था तो एक दिन मैं पिताजी से जिद किए जा रहा था कि मुझे कोई डरावनी कहानी सुनाओ। तब उन्होंने मुझसे कहा था कि तुमने अपनी बुआ को कभी नहीं देखा ना, चलो आज मैं तुम्हें उसकी कहानी सुनाता हूं। यह सच बात है कि मैंने कभी मेरी बुआ को नहीं देखा था। सुना था कि मेरे पिताजी जब छोटे थे तभी उनकी मौत हो गई थी। मैंने कभी उनकी कोई तस्वीर भी नहीं देखी थी। घर वालों को भी कई बार ये कहते हुए सुना था कि उनकी मौत इतनी भयानक थी कि घर में कोई भी उस पर बात करना नहीं चाहता था। तो ये कहानी अब मैं पिताजी की जुबानी सुनाता हूं। ये कहानी तब की है जब हमारा गांव एक बहुत ही छोटा सा गांव था। बस कुछ 20 या 25 मकान थे। गांव में लाइट तो थी, पर लाइट का कभी भरोसा नहीं होता था, कभी भी आती जाती रहती थी। गांव में जो कुछ मकान थे वो एक दूसरे से कुछ कुछ दूरी पर थे और बाकी जगहों पर बड़े बड़े पीपल, बरगद और नीम के पेड़ थे। कहीं छोटे पौधे तो कहीं कमर तक उगी हुई घास थी। अंधेरा हो जाने पर गांव में इतना सन्नाटा फैल जाता कि घर से बाहर निकलने से भी डर लगने लगता था। एक रात की बात है, अंधेरा काफी हो चुका था और मैं दूसरे एक गांव से अपने गांव वापस आ रहा था। रास्ता थोड़ा कच्चा होने की वजह से चलने में तकलीफ हो रही थी, तो मैं रास्ते को टटोलता हुआ और आसपास नजर रखते हुए आगे आगे जा रहा था। रास्ते में पंचायत की लाइटें लगी हुई थी, लेकिन हमेशा की तरह वो आज भी बंद थी। अंधेरा बहुत ज्यादा था, पर फिर भी आंखों को अंधेरे की आदत हो जाने की वजह से सामने कुछ कुछ नजर आ रहा था। सन्नाटा इतना था कि हर तरफ से बस झिंगुर की आवाज सुनाई पड़ रही थी। उसके सिवाय और कोई आवाज कानों में पड़ती नहीं थी। मैं हर एक आहट को सुनते हुए गांव की ओर बढ़ रहा था। मेरा गला तक सूख चुका था। कभी कभी लोगों के बीच हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं कि मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन असली डर का एहसास ऐसे अंधेरे में होता है। असल में डर क्या होता है ये तब समझ आता है जब हम किसी सुनसान जगह पर अकेले होते हैं और वहां का माहौल भी उतना ही डरावना होता है। मैं जल्दी जल्दी में अपने पैर उठाते हुए घर की तरफ बढ़े जा रहा था। मेरा घर अब बस कुछ ही दूरी पर था कि मैंने एक बरगद के पेड़ के पास कुछ हलचल सुनी, तो मैं वहीं अपनी जगह पर ही रुक गया। मैंने तिरछी नजर से वहां देखा। वहां कोई बैठा हुआ था। मैंने फिर से उसे ठीक से देखने की कोशिश की और घबराते हुए उसे आवाज दी, कौन है? तो सामने से मुझे जवाब आया, भैया, मैं हूं। वो मेरी बहन की आवाज थी। तो मैंने उसे चिल्लाते हुए कहा, रश्मि, तू जानती है ना अमावस की रात है, तू यहां क्या कर रही है? तो मेरी बहन ने रोते हुए ही कहा कि वो तो अपनी दोस्त के घर खेलने गई थी, पर खेल खेल में वक्त का पता ही नहीं चला। अंधेरा होने पर वो उनके घर से तो निकली, लेकिन किसी की आवाज सुनकर वो डर के मारे यहीं पेड़ के पास छुप गई। जब मैंने उसे हाथ लगाया तो वो डर के मारे बहुत बुरी तरह से कांप रही थी। तो मैं उसे पकड़ते हुए घर ले गया। वो डर रही थी कि कहीं मां को पता चला तो मां उसे बहुत मारेगी। मां को बस इतना पता था कि वो अपनी दोस्त की यहां खेलने गई है
और वो मेरे ही घर आने का इंतजार कर रही थी। मेरी बहन मुझसे उम्र में 2 साल छोटी थी, पर उसकी उम्र तब 15 साल हो चुकी थी और उस वजह से आए दिन घर में उसके शादी की बातें हुआ करती थी। मेरे घर के अंदर आते ही वो सीधे घर के पीछे रसोई घर की ओर चली गई। मैं भी मां से बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। उस रात रश्मि ने खाना नहीं खाया। जब मैंने पूछा तो उसने कहा कि उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मां ने उसे बस थोड़ा दूध दिया और हम सोने चले गए। बीच रात एक अजीब सी घरघराहट भरी आवाज को सुनकर मेरी और मां की नींद टूट गई। हमने उठकर देखा तो घर में सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। शायद लाइट चली गई थी। तो मां ने उसके तकिए के पास रखी हुई मोमबत्ती और माचिस निकाली और उसे जलाकर हम यहां वहां देखने लगे। पता नहीं तब वक्त क्या हुआ था। तब मोमबत्ती की रोशनी में मैंने देखा कि रश्मि अपने बिस्तर में उठकर बैठी हुई थी और एक अजीब सी घरघराहट भरी आवाज निकाल रही थी। मां ने उसे आवाज दी, रश्मि क्या हुआ तुझे, ऐसे आवाज क्यों निकाल रही है? कि तभी किसी ने बाहर से दरवाजा खटखटाया। हमें लगा शायद पिताजी आए होंगे, लेकिन मैं अपने बिस्तर से उठता उससे पहले रश्मि बिना कुछ कहे उठकर दरवाजा खोलने चली गई। मैंने अपने बिस्तर से उठते हुए ही उसे कहा, रश्मि क्या कर रही है, रुक मैं दरवाजा खोलता हूं। लेकिन तब तक उसने दरवाजा खोल भी दिया और वो सीधे घर से बाहर चली गई। मैं कुछ समझ नहीं पाया कि उसने ऐसा क्यों किया। मां भी उसकी यह हरकत देखकर थोड़ी घबरा गई। मैंने झट से लालटेन जलाई और उसके पीछे पीछे चला गया। वो चलते हुए सीधे उस बरगद के पेड़ के पास जाकर रुक गई। मैंने उसे कहा, रश्मि तू सच में पागल हो गई है क्या? ये वक्त है क्या यहां आने का? उसने उसी घरघराहट भरी आवाज में कहा, मुझे भूख लगी है, मुझे मांस चाहिए। एक पल के लिए तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी मां पीछे दरवाजे पर खड़ी होकर हमें ही देख रही थी। मुझे एक बात समझ नहीं आई कि बाहर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा था, तो फिर दरवाजा किसने बजाया था? लेकिन तब मैं उस गहरे काले अंधेरे में और उस घने सन्नाटे में किसी आहट को महसूस कर पा रहा था। मैं रश्मि को लगभग खींचते हुए घर ले गया। मां से कहा कि उसे बहुत भूख लगी है और शायद इसी वजह से वो नींद में चलते हुए वो घर से बाहर चली गई। मां ने उसे खाना दिया, लेकिन रश्मि ने रात भर उल्टियां की। उसकी तबीयत सच में खराब थी शायद। दूसरे दिन मैं उसे पास के गांव में अस्पताल लेकर चला गया। वहां उसका इलाज करवाया और दवाइयां लेकर हम वापस घर आ गए। मेरे पिताजी एक शक्कर के कारखाने में काम किया करते थे, तो ज्यादातर वो रविवार को ही घर आते थे और तब तक घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर ही रहा करती थी। उस रात के बाद रश्मि अब थोड़ा चुपचाप सी रहने लगी थी। दिन भर तो वो शांत रहती थी, लेकिन रात होते ही उसमें अजीब से बदलाव दिखाई देने लगते। मां का पूरा दिन घर और खेतों के कामों में निकल जाता था, तो उसे वो इतना नजर नहीं आता, पर मैं समझ रहा था कि कुछ तो गलत हो रहा है। उसे बीच रात भूख लगती थी, कुछ खाने को दो तो बीच रात उसे उल्टियां आना शुरू हो जाता। पिछले कुछ 3-4 दिन से उसे ये तकलीफ हो रही थी और अब तो कभी दिन में भी उसे उल्टियां आना शुरू हो गया था। अब मां को भी रात में जागना पड़ता था, तो उस वजह से मां की तबीयत भी खराब हो गई थी। एक रात रश्मि को फिर से हमेशा की तरह उल्टियां आने लगी, तो मां भी जल्दी बाहर नहीं गई। रश्मि उल्टियां करते हुए दरवाजे के बाहर बैठी हुई थी। बहुत वक्त हो गया, लेकिन वो अंदर नहीं आई। तो कुछ वक्त बाद मां उसे देखने उठकर बाहर चली गई। देखा तो रश्मि दरवाजे के पास बेहोश होकर पड़ी हुई थी। मां ने जल्दी से मुझे जगाया। मैं और मां हम दोनों उसे उठाकर घर के अंदर ले आए। तब मां ने उसे जल्दी से अस्पताल ले जाने को कहा। अड़ोस पड़ोस के लोगों को लेकर मैं उसी वक्त उसे अस्पताल ले गया। रश्मि को सुबह तक होश नहीं आया। दोपहर वो अचानक अपने बिस्तर में उठकर बैठ गई। मैं तब एक कोने में बैठा हुआ उसकी हरकतों को देख रहा था। वो किसी से कुछ बात नहीं कर रही थी, बस शांत चुपचाप बैठी हुई थी, लेकिन उसकी नजर किसी चीज को घूर रही थी। मैंने उस तरफ देखा जहां रश्मि इतनी देर से घूरकर देख रही थी, तो वहां खिड़की में एक कौवा बैठा हुआ था।
वो उसे घूरते हुए अजीब तरह से हंस रही थी। उसी दिन दोपहर उसे अस्पताल से डिस्चार्ज दे दिया गया। हम अंधेरा होने से पहले घर पहुंच गए। उस रात भी रश्मि ने ज्यादा कुछ नहीं खाया। उस रात मैं एक दूसरे कमरे में खाट पर सो रहा था कि बीच रात कौवों की आवाज से मेरी नींद टूट गई। ये अजीब बात थी क्योंकि रात कभी कौवे या पंछी आवाज नहीं करते हैं। मुझे लगा कोई जानवर वगैरह आया होगा। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो रश्मि घर के आंगन में थी। वो शायद पूर्णिमा की रात थी। अंधेरा होने के बावजूद सब साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैं उठकर कमरे से बाहर गया तो मां आराम से सो रही थी। घर का दरवाजा खुला था और मेरी बहन रश्मि घर के आंगन में बैठी हुई थी। वो इतनी रात को वहां क्या कर रही थी पता नहीं। मैं उसे देख नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी पीठ मेरी तरफ थी। घड़ी में देखा तो रात के 2 बज रहे थे। मैंने दरवाजे से ही उसे आवाज दी लेकिन उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा तक नहीं। तो मैंने दोबारा उसे जोर से आवाज दी, रश्मि, इतनी रात को बाहर क्या कर रही हो? और फिर उसने पलटकर मेरी तरफ देखा और बस इतना ही कहा। वो मुझे चुप रहने के लिए कह रही थी। मैंने देखा कि उसने अपने दोनों हाथों में एक मरा हुआ कौवा पकड़ रखा था और वो उसके मांस को अपने दांतों से नोचकर खा रही थी किसी जानवर की तरह। वो देख मेरा शरीर पूरा ठंडा पड़ गया। उसे फिर से आवाज देने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मैं मां को जगाना तो चाहता था लेकिन सोचा कि मां को जगाता तो भी वो रश्मि को देख और डर जाती और उन दोनों को संभालना मेरे अकेले के बस में नहीं था। अगले ही दिन पिताजी घर आने वाले थे तो सोचा कि पिताजी को सब बता दूंगा। मैं फिर से अपने कमरे में चला गया और चुपके से खिड़की से बाहर देखने लगा। कुछ वक्त बाद रश्मि ठंडे कदमों के साथ घर के अंदर आ गई। अंदर से दरवाजे को बंद कर वो सीधे बाथरूम में चली गई। मैं बस छुप छुप कर उसकी हरकतों पर नजर रख रहा था। तब मुझे अंदर के कमरे से पानी की आवाज सुनाई पड़ी। कुछ ही देर में वो बाथरूम से बाहर आ गई और उस कमरे के कोने में जो लालटेन थी उसे बुझाने लगी। लेकिन लालटेन को बुझाते हुए उसने बिना पीछे देखे घरघराती हुई आवाज में कहा, मुझे घूरना बंद कर और सो जा। मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। मैंने उस कमरे का दरवाजा बंद किया और जाकर अपनी खाट पर सो गया। उस रात मुझे जरा भी नींद नहीं आई। अब फिर से बाहर देखने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। लगा कहीं वो दरवाजे के पास खड़ी हुई तो। उसका सामना करने की मुझ अकेले में जरा भी हिम्मत नहीं थी। दूसरे दिन पिताजी घर वापस आ गए। घर आते ही वो नहा धोकर किसी काम से कहीं बाहर चले गए थे। वापस आते आते उन्हें तब शाम हो गई। मैंने उन्हें शुरू से लेकर आखिर तक वो सारी बातें बताई जो मैंने महसूस की थी और अपनी आंखों से देखी थी। तब उन्होंने मुझे कहा कि अगर यह सच है तो इस पर जरूर कुछ उपाय करूंगा। उस रात पिताजी भी घर पर ही थे और मैं अकेला सोने के बजाय हम सब एक साथ ही एक कमरे में सो गए। उस रात भी फिर वही हुआ। बीच रात हम सभी को पानी की आवाज आने लगी। हमने उठकर देखा तो रश्मि अपने बिस्तर में नहीं थी। मैंने पिताजी से कहा वो जरूर बाथरूम में होगी। हमने बाथरूम की ओर जाकर देखा तो रश्मि बाथरूम के एक कोने में सिकुड़कर बैठी हुई थी और अपने एक हाथ से अपने ऊपर पानी पर पानी डाली जा रही थी। सबसे पहले तो मां ने उसे आवाज दी लेकिन रश्मि को तो जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तो फिर मां ने रश्मि के हाथ को पकड़ते हुए उसे रोकने की कोशिश की तो मां का हाथ जल उठा और वो बाहर चली आई। मां ने बताया कि रश्मि को बहुत तेज बुखार है, इतना कि उसे छुआ भी नहीं जा रहा है। पिताजी ने बाथरूम में जाकर उसे बाहर आने को कहा तो रश्मि गुस्से से भरी आंखों से पिताजी की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में खून उतर चुका था और चेहरा सफेद पीला नजर आ रहा था। उसकी आंखें और चेहरा देख पिताजी भी थोड़े डर गए। तब मैं भी थोड़ा आगे बढ़ा तो वो जोर जोर से सांस लेती हुई पिताजी और मुझे घूरने लगी और हमें घूरते घूरते ही वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। पिताजी ने उसे ले जाकर अंदर के कमरे में बेड पर सुलाया। पिताजी रात भर उसकी देखभाल कर रहे थे पर उन्हें तब कुछ भी अजीब नहीं लगा।
उन्हें लगा कि उसे पीलिया हुआ होगा, तो उनके कहने पर दूसरे दिन सुबह ही मैं डॉक्टर को घर लेकर आ गया। लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता था कि रश्मि बीमार नहीं है, उसे कुछ अलग ही तरह का बुखार है। वो जरूर कल रात भी बाहर गई होगी और कुछ मांस वगैरह खाकर घर के अंदर आई होगी। रश्मि रात भर बेहोश थी। डॉक्टर ने घर आकर रश्मि को चेक किया तो उसे बुखार नहीं था और उसका ब्लड प्रेशर वो सब नॉर्मल था। तो उन्होंने बस उसे कुछ नॉर्मल सी दवाइयां दी और आराम करने के लिए कहा। मैंने पिताजी को समझाने की बहुत कोशिश की कि रश्मि बीमार नहीं है, उसे जैसे किसी चीज ने डस लिया है, कोई भूत पिशाच वगैरह उसे लग गया है। पर वो मेरी बात को मान ही नहीं रहे थे। उन्होंने मेरे हाथ में कुछ पैसे थमाते हुए कहा कि अगले दिन सुबह वो वापस काम पर जाने वाले हैं, तो घर का ख्याल फिर से मुझे ही रखना है। वो रात भी हम सभी एक कमरे में ही सोए थे, बस रश्मि दूसरे कमरे में खाट पर सो रही थी। रात करीब 2 बज रहे होंगे कि बर्तनों की खड़खड़ाहट भरी आवाज को सुनकर हम सबकी नींद खुल गई। हमने उठकर देखा तो पूरे घर में एक अजीब सी बदबू फैल चुकी थी। वो किसी सड़े हुए मांस की बदबू की तरह थी। मां उठकर घर में यहां वहां देखने लगी। पिताजी भी जाग गए थे। उन्होंने रश्मि के कमरे में जाकर देखा तो वो वहां नहीं थी। मैं समझ गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है। मां ने लाइट चालू करनी चाहिए, पर लाइट भी चली गई थी। हमारे यहां लाइट जाना आम बात थी, तो मां ने अपने तकिए के पास रखी हुई मोमबत्ती और माचिस निकाली। मां ने उस अंधेरे में मोमबत्ती जलाई और रसोई घर की तरफ जाने लगी। मैं भी डरते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगा। उस मोमबत्ती की रोशनी में बस कुछ कुछ नजर आ रहा था। वो बदबू इतनी तेज थी कि हमें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं मां के साथ साथ आगे जा रहा था। असल में मुझे अकेले कमरे में रुकने से डर लग रहा था। पिताजी तब तक दूसरे कमरों को देख रहे थे। हम सामने के एक कमरे को पार करते हुए रसोई घर के पास पहुंच गए। खिड़की से आती चांद की रोशनी पूरे रसोई घर में फैली हुई थी। उस रोशनी में हमने देखा कि रसोई घर में कोई था। मैं उसे देखते ही पहचान गया कि यह रश्मि ही है। मैं रसोई घर की चौखट में ही रुक गया। मां मोमबत्ती लेकर अंदर चली गई और उसने पीछे से मेरी बहन को आवाज दी, रश्मि, इतनी रात को किचन में क्या कर रही हो? भूख लगी थी तो मुझे बता देती। मेरी बहन ने मां की बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं उस रोशनी में देख पा रहा था कि उसके बाल खुले हुए थे। उसकी सांसों की अजीब सी आवाज को मैं उस पूरे रसोई घर में महसूस कर पा रहा था। मां भी उसका वो रूप देखकर थोड़ी डरी हुई थी। मां ने और थोड़ा आगे बढ़ते हुए देखने की कोशिश की कि रश्मि आखिर इतनी रात को वहां क्या कर रही है, पर सामने का नजारा देख उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसके पूरे बदन में सर से लेकर पांव तक एक बिजली सी दौड़ गई। मां ने रसोई घर की फर्श की ओर देखा। रसोई घर में हर तरफ खून ही खून फैला हुआ था और रश्मि किसी जानवर का मांस खा रही थी। रश्मि के हाथ में एक बड़ा सा छुरा था और वो छुरे से मांस को काट रही थी। वो देख मां की आवाज गले में ही अटक गई। मां बस कांपते हुए खड़े खड़े ही रश्मि को देखे जा रही थी। मेरे कदमों के पास मुझे कुछ मुलायम सा महसूस हुआ। मां भी तब तक पीछे आ गई थी। मैंने नीचे देखा तो नीचे कदमों के पास जानवर की अतड़ियां खून से लथपथ और शरीर के कुछ अंग पड़े हुए थे। वो देख मां अब जोर से चीख उठी। रसोई घर में हर तरफ बस खून ही खून नजर आ रहा था। मां की आवाज सुनकर पिताजी भी दौड़कर वहां आ गए। पिताजी आगे बढ़कर रश्मि को रोकना चाहते थे कि रश्मि ने बिना पीछे देखे छुरा उनकी ओर रोक दिया और इशारे से ही उन्हें अपनी जगह पर ही रुकने को कहा। वो नजारा देख पिताजी समझ गए कि वहां क्या हुआ है। उन्होंने थरथर कांपती हुई मां को उठाते हुए रसोई घर से बाहर निकाला। रश्मि का वो भयानक रूप देखकर वो भी डर गए थे और तभी मैंने एक भयानक और डरावनी आवाज सुनी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे मांस चाहिए। मां और पिताजी हम सब रश्मि की हालत को देख रहे थे कि तभी रश्मि अचानक से सब वहीं छोड़कर अपने कमरे में चली गई, एकदम शांत और ठंडे कदमों के साथ, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो कि वहां क्या हुआ है। वो हमारे बिल्कुल सामने से निकल गई, पर उसने एक नजर हमारी तरफ देखा तक नहीं
पिताजी ने जाकर रश्मि के कमरे को बाहर से बंद कर दिया। माँ कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन माँ के गले से आवाज ही नहीं निकली। माँ ने बस इशारा करते हुए खिड़की से बाहर देखने को कहा। तब पिताजी ने खिड़की की ओर देखा और वहां देख वो भी डर के मारे कांपने लगे। खिड़की के बाहर कोई परछाई थी जो घर के अंदर झांक कर देख रही थी। माँ अब डरकर रोने लगी। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। उन्होंने माँ और मुझे एक कमरे में रुकने को कहा और उन्होंने अकेले ही सब कमरों को साफ किया। पूरे घर में धूप अगरबत्ती जलाई और रात भर वो भगवान की पूजा करने लगे। पूजा करते करते सुबह हो गई। पिताजी ने रश्मि के कमरे का दरवाजा खोलकर देखा। रश्मि अब भी गहरी नींद में थी। तभी एक पड़ोसी ने माँ को जोर जोर से पुकारते हुए बाहर आने को कहा। पिताजी और माँ हम सब बाहर चले गए। वहां जाकर देखा तो घर के आंगन में कई सारे कौवे मरे पड़े थे। कुछ तो अब भी तड़प रहे थे। पिताजी ने तुरंत मुझे उनके एक दोस्त को घर बुलाकर लाने को कहा। उनका वो दोस्त भूत पिशाच के बारे में जानते थे। मैं पास के गांव जब उनके घर गया तब वो घर पर नहीं थे, तो मैं वहीं उनके घर वालों को हमारे घर की बात बताकर घर वापस आ गया। मेरे घर आने के कुछ ही मिनट में वो घर आ गए। दिखने में वो एक साधारण सा आदमी था। कोई साधु या बाबा जैसा वेश नहीं था। कुर्ता पजामा और सर पर पगड़ी। घर के अंदर आते ही उन्होंने कुछ अजीब चीज को महसूस किया। रश्मि को हमने खाट से बांध रखा था और वो अपने आप को छुड़ाने के लिए झटपटा रही थी। रश्मि का पूरा रूप ही बदल गया था। हमारी मासूम सी रश्मि अब किसी डरावनी भयानक चीज में बदल चुकी थी। शरीर पर झुर्रियां ही झुर्रियां नजर आ रही थी, तो आंखें किसी बूढ़े इंसान की तरह अंदर चली गई थी। चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसकी वो हालत देख मुझे डर भी लग रहा था और बहुत बुरा भी लग रहा था। उस आदमी ने घर में आते ही अपने जेब से एक छोटा सा थैला निकाला और उसमें से कुछ भस्म निकालकर उससे रश्मि के चारों तरफ एक गोल आकार बनाया और फिर वही सामने एक दूसरा गोल बनाकर उसमें बीचों बीच एक नींबू रख दिया। उसके बाद वो हमारे पास आए। अपनी दूसरी जेब से कुछ भस्म निकालकर उन्होंने उसे हम सबके माथे पर लगाया और वो आदमी रश्मि के आगे दूसरे छोटे वाले घेरे के सामने जाकर बैठ गया। पास से एक छड़ी ली और उसे जमीन पर मारने लगा कि तभी रश्मि हलचल करने लगी और वो नींबू भी अपना रंग बदलने लगा। रश्मि पालथी मारकर बैठी हुई थी। बाल चेहरे पर आ चुके थे और उनसे पूरा चेहरा ढका हुआ था और अब वह हम ऐसी आवाज किए जा रही थी। उस आदमी ने छड़ी को जमीन पर मारते मारते रश्मि की ओर उठाई कि तभी उसने अपनी खून से भरी नजर उस आदमी पर रोक दी। एक बुरी काली जहरीली नजर कि तभी उस आदमी ने कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए और फिर रश्मि जोर जोर से चीखने लगी, चिल्लाने लगी। लेकिन वो चीखने की आवाज रश्मि की नहीं थी। वो आवाज किसी आदमी की थी, किसी इंसान की थी। वो जैसे ही चीखने लगती थी, नींबू का रंग अपने आप ही बदल जाता था। रश्मि की हालत देख माँ भी रोने लगी। पिताजी माँ को बाहर के कमरे में लेकर चले गए। मैं भी वो सब देख डरा हुआ था, लेकिन फिर भी मैं वो सब देखना चाहता था। उस आदमी ने थैली से फिर से कुछ भस्म जैसा निकाला और रश्मि के माथे पर लगा। रश्मि जोर से पीछे हट गई। उसकी आंखों में अब पहले से ज्यादा खून उतर चुका था। सूखी लाल नजरों के साथ वो बस एक एक को देख रही थी। कभी बीच में ही सोने का नाटक करती तो कभी चीखती चिल्लाती थी। इतना होने के बावजूद भी वो पिशाच रश्मि के शरीर से बाहर जाने का नाम नहीं ले रहा था। तो आखिरकार उस आदमी ने थोड़ा भस्म अपने हाथ में लिया और उसे नींबू पर रखते हुए रश्मि के मुंह में भर दिया। वो भस्म मुंह में जाते ही वो जोर से चीखते हुए बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर पड़ी। उस आदमी ने तब मेरे पिताजी से कहा कि आपकी बेटी को अब भी पूरी तरह से उस पिशाच, उस बुरी आत्मा से छुटकारा नहीं मिला है। उसे जल्द ही मालनाबाई मंदिर ले जाना होगा, तभी शायद कुछ हो सकता है। वो पिशाच बहुत ताकतवर है। वो अभी तो चला गया है, लेकिन मौका मिलते ही वो वापस आ जाएगा और आपकी बेटी को पकड़ लेगा। मेरे पिताजी और माँ रश्मि को लेकर मालनाबाई मंदिर चले गए। वो मंदिर कहाँ था, कितनी दूर था, मुझे पता ही नहीं था, लेकिन रात तक वो घर नहीं लौटे। उस रात मैं अकेला ही घर पर था। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद मैं उस कमरे में सोने चला गया। मेरा ध्यान बार बार खिड़की से बाहर जा रहा था।
तो मैंने खिड़की बंद की और सो गया। मुझे भूख लगी है, मुझे मांस चाहिए। एक अजीब सी आवाज में ये शब्द मेरे कानों पर पड़ते ही मुझे एहसास हुआ कि मेरे बिस्तर के पास कोई बैठा हुआ है। रात के उस घने अंधेरे में काले घने बालों से ढका हुआ उसका वो चेहरा और उन बालों के बीच से दिखाई देती उसकी एक खून से भरी आंख जो कि मुझ पर ही टिकी हुई थी। उस सन्नाटे में मैं उसके गले से आती घरघराहट को महसूस कर पा रहा था। उसने अपना बायां हाथ मेरी छाती पर रख दिया। हाथ रखते ही मेरी धड़कन और तेज हो गई। पता नहीं वो क्या करना चाहती थी। और तभी दाएं हाथ से एक छुरा मेरी गर्दन पर रखते हुए उसने सब करके छुरा मेरी गर्दन पर घुमाया और मैं चीखते हुए ही नींद से जाग उठा। क्या डरावना सपना था। मैं अब भी डर से कांप रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने डरते हुए ही कमरे में यहां वहां देखा तो हाथ को हाथ दिखाई न दे इतना घना अंधेरा था। मैंने अपने आप को शांत किया और फिर से करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगा। मुझे अब बार बार रश्मि का ख्याल आने लगा था। मेरी नजर अब भी खिड़की से बाहर जा रही थी। खिड़की से बाहर का आसमान नजर आ रहा था। चांद की रोशनी से वो आसमान सफेद काला दिखाई पड़ रहा था। मैं कमरे में अकेला होने के बावजूद ऐसा लग रहा था जैसे मैं अकेला नहीं हूं। लेकिन इस भयानक सन्नाटे में बस एक आवाज थी जो इस सन्नाटे को और डरावना बना रही थी। बाहर से आती कुत्तों के रोने की आवाज और गरजते हुए बादल। शायद बारिश होने वाली थी और इन सब में मुझे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई अब भी मेरे सर के पास बैठा हुआ है जिसके हाथ में धारदार छुरा है और वो बस मेरे सोने का इंतजार कर रहा है। वो कमरे में कहाँ है ये बताना मुश्किल है, पर उसकी आहट को मैं अब भी महसूस कर पा रहा था। मैंने एक तरफ से दूसरी तरफ करवट बदली कि तब मैंने महसूस किया कि कोई मेरे सर के पास बैठा हुआ था। लेकिन मेरे करवट बदलते ही वो उठकर खड़ा हो गया। लेकिन वो कौन था? घर पर तो कोई नहीं है, तो फिर कौन है जिसे मैं महसूस कर पा रहा हूं? मेरे कान अब मेरे आसपास होती हर एक आहट को सुनने की कोशिश करने लगे, लेकिन मैं किसी के चलने की आवाज को सुन पा रहा था। कोई एक कमरे से दूसरे कमरे में चलकर जा रहा था। कभी वो आवाज दूर जाती सुनाई देती तो कभी मेरे करीब आती और मैं अपने बदन को सिकुड़कर पड़ा रहता। जब कभी हमें घर में अकेले होने के बाद ऐसा कुछ महसूस होता है तो हमारा दिल कांप उठता है। लेकिन वो क्या है वो देखने की हमारी हिम्मत नहीं होती। मेरा गला अब तक सूख चुका था, लेकिन उठकर पानी पीने तक की मुझ में हिम्मत नहीं थी। कुछ वक्त तक मैं ऐसे ही पड़ा रहा। सब शांत होने पर मैंने खिड़की से आती चांद की रोशनी में घड़ी में वक्त देखने की कोशिश की। रात के 2:15 हो गए थे। अब तक हमने जो भी अजीब देखा था या महसूस किया था वो ठीक 2 बजे के करीब ही घटा था। वो माहौल ऐसा था जैसे ये घर मुझे निगल जाएगा। मैं उस एहसास की वजह से रात भर सोया नहीं था। रात कुछ 3 बजे के करीब धड़ाम से घर का दरवाजा अपने आप खुला। वो इतनी बड़ी आवाज थी कि मेरा दिल जैसे कुछ पल के लिए धड़कना ही बंद हो गया था। मैंने धीरे से उठकर देखा तो मैंने किसी परछाई को घर से दूर जाते हुए देखा। कुछ ही देर में मेरे पिताजी और माँ भी घर आ गई, लेकिन उनके साथ रश्मि नहीं थी। उन्होंने कुछ दिनों तक मुझसे झूठ कहा कि रश्मि को इलाज के लिए वही मंदिर में रखा है, लेकिन कुछ दिन तक रश्मि के बारे में कोई बात नहीं हुई। तो मैंने बार बार माँ और पिताजी से पूछा कि क्या हुआ है, मुझे बताओ, रश्मि कहाँ है? तब पिताजी ने मुझे शांत करते हुए कहा कि रश्मि की उसी दिन मौत हो गई थी। मंदिर जाते वक्त ही वो हमसे बार बार ये कह रही थी कि उसे भूख लगी है और उसे खाने के लिए मांस चाहिए, पर हमने उसे जकड़ रखा था। लेकिन मंदिर तक पहुंचते पहुंचते रश्मि ने अपने खुद के हाथों और पैरों को बुरी तरह से नोच लिया था। एक वक्त तो उसने अपनी खुद की एक आंख निकाली और उसे अपने मुंह में रख उसे चबाने लगी। सब तरफ खून ही खून हो गया था। मंदिर तक पहुंचने से पहले ही उसका इतना खून बह चुका था कि वहां जाने से पहले ही उसकी मौत हो गई। रश्मि के साथ अचानक ये सब क्या हो गया था किसी को कुछ पता नहीं चला। पिताजी के दोस्त ने घर आकर घर की शुद्धि करवा ली। तब उन्होंने बताया कि जिस अमावस की रात रश्मि बाहर खेलने गई थी, उस रात घर वापस आते आते एक पुकार को सुनकर
वो बरगद के पेड़ के पास छुप गई। तब उसने देखा कि कुछ काली परछाइयां खिसकती हुई उसकी ओर बढ़ती चली आ रही है। वो देख रश्मि बहुत डर गई। वो समझ नहीं पाई कि क्या करना है, और किसी बुरी ताकतवर पिशाच ने रश्मि को अपने चपेट में ले लिया। यह सब वहीं से शुरू हुआ था, और रश्मि के मौत के